यह जो फार्मूला हम समझा रहे हैं, इस फार्मूला का यूज इस क्वेश्चन को सोल्व करने में करेंगे। यदि कोई प्लेन दिया हुआ हो और उसका इक्वेशन दिया हो ax + by + cz = d, तो इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर होगा, प्लेन पर जो परपेंडिकुलर होगा, प्लेन पर जो परपेंडिकुलर कहते किसको है? यदि यह हाथ है हमारा प्लेन, तो ऐसे जो होगा लाइन वह होगा परपेंडिकुलर, यानी जिसको नॉर्मल भी कहते हैं। यह नॉर्मल इस प्लेन में चाहे लाइन ऐसे खींचे, चाहे ऐसे खींचे, चाहे ऐसे खींचे, प्रत्येक लाइन के साथ यह 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यह जो नॉर्मल है, इस प्लेन में जो भी लाइन होगा, चाहे वह लाइन ऐसे खींचे 90 डिग्री, चाहे वह लाइन ऐसे खींचे इसके साथ भी 90 डिग्री, एकदम हम बोर्ड के ऊपर है, उठा हुआ बोर्ड के ऊपर। अरे बस बात समझ में? इस नॉर्मल के डायरेक्शन में हमको यदि कोई वेक्टर कहे लिखने के लिए, कोई वेक्टर जो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो वह नॉर्मल वेक्टर कहे कि इस पर परपेंडिकुलर कोई वेक्टर n लिखें, तो n कैसे लिखेंगे? x y z के बगल में जो नंबर दिखाई पड़ रहा है कोफिशिएंट a b c, इसका यूज करेंगे। लिखेंगे ai प्लस bj प्लस ck। किसी प्लेन पर नॉर्मल डायरेक्शन में एक वेक्टर लिखना, इस इक्वेशन को देख करके हम सीख गए। यदि एक वेक्टर हो u और यह ijk के टर्म में दिया रहे a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, दूसरा वेक्टर हो v, यह भी ijk के टर्म में दिया रहे a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, तो एक ऐसा वेक्टर जो इस u के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाए, इस v के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाए, यह वेक्टर u क्रॉस v हम लिखते हैं। u क्रॉस v, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वह इस पर भी परपेंडिकुलर, इस पर भी परपेंडिकुलर, v पर भी परपेंडिकुलर। और u क्रॉस v यदि हमको निकालने के लिए कहे, u क्रॉस v यदि हमको निकालने के लिए कहे, तो करेंगे क्या? एक डिटर्मिनेंट लिखेंगे, जिसके फर्स्ट रो में लिखेंगे i कैप, j कैप, k कैप। सेकेंड रो में इसमें पहले जो वेक्टर आ रहा है u, इसमें i के बगल वाला नंबर, j के बगल वाला नंबर, k के बगल वाला नंबर, यानी a1 b1 c1। और थर्ड रो में यह बाद में जो v आ रहा है, इस v में i के बगल वाला नंबर, j के बगल वाला नंबर, k के बगल वाला नंबर, a2 b2 c2, ऐसे दो पैरेलल लाइन से घेर देंगे। यही हो गया डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो के अलॉन्ग, लिखेंगे i कैप दैट इज इक्वल टू i कैप, इस रो को हटाएंगे, इस कॉलम को हटाएंगे, b1 c2 माइनस c1 b2, b1 c2 माइनस c1 b2। फिर यहाँ पर है j, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन होता है, माइनस j कैप गुने, यह रो हटा देंगे, यह कॉलम हटा देंगे, a1 c2 माइनस c1 a2। फिर k कैप, यहाँ प्लस साइन होता है, प्लस k कैप,
यह रो हटा देंगे, यह कॉलम हटा देंगे। A1 B2 माइनस B1 A2, A1 B2 माइनस B1 A2। हमको यदि कहा जाए कि इसके पैरेलल कोई लाइन है, इस U क्रॉस V के पैरेलल कोई लाइन है, यह लाइन इस U क्रॉस V के पैरेलल हो और इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो चूंकि यह U क्रॉस V IJ के टर्म में ऐसे लिखा हुआ है, तो I के बगल वाला नंबर, I के बगल वाला नंबर यानी B1 C2 माइनस C1 B2, फिर कॉमा A1 C2 माइनस C1 A2। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे, जगह तो है नहीं। B1 C2 माइनस C1 B2, कॉमा A1 C2 माइनस C1 A2, कॉमा A1 B2 माइनस B1 A2। प्लेन पर एक नॉर्मल वेक्टर लिखना सीख गए। दो वेक्टर यदि पता हो तो दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर U क्रॉस V कैसे निकालेंगे, यह पता कर लिए, यह समझ में आ गया। इस U क्रॉस V के पैरेलल यदि कोई लाइन हो तो इसका डायरेक्शन रेशियो कैसे लिखेंगे। U क्रॉस V में I के बगल वाला नंबर, J के बगल में यहाँ पर माइनस साइन भी है तो माइनस भी आएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे के पहले तो यह हो जाएगा प्लस और यह हो जाएगा माइनस। चूंकि ब्रैकेट यदि हटाएंगे, ठीक है, तो जैसे माइनस या ब्रैकेट लिखे और ब्रैकेट जब हटाएंगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा, इसीलिए इतना हो जाएगा। और K के बगल में जो नंबर है यह लिख देंगे। इतना बात समझ में आया। इस क्वेश्चन में दो प्लेन का इक्वेशन दिया है, एक प्लेन का इक्वेशन इतना, दूसरे प्लेन का इक्वेशन इतना। यह दोनों प्लेन का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है इसको L1 कहा गया। अब एक पॉइंट है P 2-1 3 क्वेश्चन में दिया है। इस पॉइंट से गुजरने वाला तथा L1 के पैरेलल एक लाइन खींचा गया जो इस तीसरा नंबर प्लेन, इस प्लेन को नाम दे रहा है M, इस प्लेन को Q पर काटता है। P पॉइंट से इस प्लेन पर जब परपेंडिकुलर खींचा जाता है तो वह परपेंडिकुलर इस प्लेन से R पॉइंट पर जाकर के मिलता है। यही बात क्वेश्चन में दे रहा है। उसके बाद ऑप्शन पूछ रहा है, इस प्लेन पर एक नॉर्मल वेक्टर N1 क्या लिखेंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। इस प्लेन पर एक नॉर्मल वेक्टर क्या लिखेंगे, इस नॉर्मल वेक्टर को N2 मान लेते हैं तो यह क्या लिखेंगे, x के बगल में कोई नंबर नहीं यानी 1 गुने i कैप यानी i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। N2
इज इक्वल टू दिस, इस दोनों वेक्टर पर जो परपेंडिकुलर होगा, एक ऐसा वेक्टर जो इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाए और इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाए, यह होगा n1 क्रॉस n2, n1 क्रॉस n2। तो सबसे पहले हम n1 क्रॉस n2 निकालेंगे। n1 क्रॉस n2 इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप, n1 2 3 1 2 3 1, n2 में 1 2 1 1 2 1, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा आई कैप गुने 3 गुने 1 माइनस 2 गुने 1 यानी 1 या 3 माइनस 2 माइनस जे कैप, रो हटाओ कॉलम हटाओ, 2 गुने 1 2 माइनस 1 गुने 1 1 2 माइनस 1, फिर यहाँ पर प्लस साइन होता है प्लस के कैप, रो हटाओ कॉलम हटाओ, 2 दूनी 4 माइनस 3 गुने 1 3, यानी n1 क्रॉस n2 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 3 माइनस 2 1 1 गुने आई यानी आई कैप, 1 गुने माइनस जे यानी माइनस जे कैप, 1 गुने के कैप यानी प्लस के कैप, यानी n1 क्रॉस n2 मिला इतना। यह n1 क्रॉस n2 n1 के भी परपेंडिकुलर है और n2 के भी परपेंडिकुलर है। यह n1 जो है n1 इस प्लेन पर परपेंडिकुलर तो L1 के परपेंडिकुलर, n2 इस प्लेन पर परपेंडिकुलर तो इस प्लेन में यह L1 लाइन स्थित है, इसके भी परपेंडिकुलर, यानी n1 और n2 दोनों ही इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है L1 के साथ, और n1 और n2 दोनों ही इस n1 क्रॉस n2 के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर है। तो यह L1 इस n1 क्रॉस n2 के पैरेलल हो जाएगा, और पैरेलल हो जाएगा तो L1 का डायरेक्शन रेशियो क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1, इसका डायरेक्शन रेशियो हम लिख लिए। यह PQ लाइन L1 के पैरेलल है। क्वेश्चन में कह रहा था इस दिए हुए P पॉइंट से गुजरने वाला तथा L1 के पैरेलल लाइन खींचा जाता है जो इस प्लेन को Q पर काटता है, तो PQ इस L1 के पैरेलल, तो PQ जिसको नाम L2 दे रहा है इसका भी डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 1, इसके पैरेलल कोई भी लाइन होगा उसका डायरेक्शन रेशियो हम यही लिखेंगे, 1 डायरेक्शन रेशियो 1 माइनस 1 कॉमा 1। अब करते क्या है, इस सब को जरा मिटा देते हैं, लेकिन इस फिगर को रहने देते हैं, इस सब का काम खत्म हो गया। यदि कोई पॉइंट हो A और इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 हो, इससे गुजरने वाला कोई लाइन हो जिसका डायरेक्शन रेशियो ABC हो,
तो इस लाइन का इक्वेशन क्या लिखते हैं, x माइनस x1 बट्टे a बराबर y माइनस y कोऑर्डिनेट y1 बाई b इज इक्वल टू z माइनस z कोऑर्डिनेट z1 बाई c। यही हो गया इस लाइन का इक्वेशन। अब इस लाइन पर स्थित कोई पॉइंट हो, मान लेते हैं यह पॉइंट है बी। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो कैसे करके निकालेंगे? सबसे पहले इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ मान लेंगे। क्या मानेंगे? इस तरीके से मानेंगे कि इस लाइन पर स्थित प्रत्येक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम उस तरीके से मान सकते हैं। तरीका क्या है? यह जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसमें से प्रत्येक रेशियो को कुछ मान लेंगे लैम्डा। अब x माइनस x1 बाई ए बराबर लैम्डा, तो a को इधर ले जाएंगे तो a लैम्डा, x1 को इधर ले जाएंगे तो x1 प्लस a लैम्डा, यानी x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x1 जोड़ a लैम्डा, यानी a लैम्डा प्लस x1। तो b पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लिखेंगे x1 प्लस a लैम्डा। इसी तरीके से दिस इज इक्वल टू लैम्डा करने पर हमको मिलेगा y इज इक्वल टू y1 प्लस b लैम्डा, y1 प्लस b लैम्डा। और दिस इज इक्वल टू दिस करने पर z इज इक्वल टू मिलेगा z1 प्लस c लैम्डा। यह मान लेंगे। दरअसल इस लाइन पर स्थित अलग अलग पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो अलग अलग होगा, तो इस पॉइंट के लिए लैम्डा का कुछ वैल्यू मिलेगा, वह वैल्यू रखने पर बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, अगला पॉइंट कोई रहेगा उसके लिए लैम्डा का वैल्यू चेंज होगा, लैम्डा का वह वैल्यू इसमें रख देंगे तो उस अगले पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलेगा, अलग अलग पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलेगा। लेकिन सभी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस रूप में मान करके हम चल सकते हैं। तो यह हो गया हमारा फार्मूला। इस फार्मूला का यूज करते हुए यह PQ लाइन जो है यह इस पॉइंट x1 y1 z1 से गुजर रहा है तथा इसका डायरेक्शन रेशियो 1-1 है, यानी ABC दिया हुआ है। तो PQ का इक्वेशन क्या लिखेंगे, जिसको L2 भी नाम दिया गया है, इक्वेशन ऑफ PQ, इक्वेशन ऑफ PQ इज क्या लिखेंगे, x माइनस 2 बाई 1 इज इक्वल टू y माइनस -1 यानी y प्लस 1 बाय -1 इज इक्वल टू z माइनस 3 बाय 1। अब इस लाइन पर स्थित पॉइंट है Q, तो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस फार्मूला से हम क्या लिखेंगे, इसको कुछ मान लेते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं लैम्डा, और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, Q इज इक्विवेलेंट टू, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q इज क्या लिखेंगे, 1 गुने लैम्डा, 2 उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, 2 प्लस लैम्डा, 2 प्लस लैम्डा, -1 इधर ले जाएंगे माइनस लैम्डा, 1 को इधर ले जाएंगे -1, तो -1 माइनस लैम्डा, 1 इधर ले जाएंगे लैम्डा, 3 इधर ले जाएंगे +3, 3 प्लस लैम्डा, यानी Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको इतना मिला। अब यह Q पॉइंट
इस प्लेन में स्थित है। तो जो पॉइंट इस प्लेन में स्थित है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यह पॉइंट Q इस प्लेन में स्थित है। इसको जरा ऊपर से पहले मिटाते हैं। चूंकि Q पॉइंट इस प्लेन जिसका नाम M है और इक्वेशन इतना है, इस प्लेन में स्थित है, तो Q पॉइंट का यह कोऑर्डिनेट प्लेन M के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। X के जगह पर X कोऑर्डिनेट, Y के जगह पर Y कोऑर्डिनेट, Z के जगह पर यह Z कोऑर्डिनेट रख दिए। जोड़ घटाव करने के बाद लैम्डा का वैल्यू -9। इसमें जहाँ जहाँ पर लैम्डा वहाँ पर -9 लिख दिए। तो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको इतना मिल गया, यानी इस Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -7, 8, -6। Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम निकाल लिए। यह जो प्लेन है M, जिसका इक्वेशन इतना दिया है, इस पर परपेंडिकुलर नॉर्मल कोई वेक्टर n, चूंकि PR भी इस पर परपेंडिकुलर है, तो इसी डायरेक्शन में कोई एक वेक्टर n यदि हमको लिखने के लिए कहे तो n कैसे लिखेंगे, 2i + 1 गुने j, यानी j -2 गुने k, यानी -2k। अब PR जो है, PR या तो इस वेक्टर n के पैरेलल है, तो इस PR का डायरेक्शन रेशियो क्या लिखेंगे, 2, 1, -2। अब इस PR का डायरेक्शन रेशियो हमको मिल गया 2, 1, 1। टेढ़ा लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, -2, -2। इस PR का डायरेक्शन रेशियो मिल गया और एक पॉइंट पता है, एक पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पता है, तो PR का इक्वेशन क्या लिखेंगे, x - x कोऑर्डिनेट बाई 2 = y - y कोऑर्डिनेट बाई 1 = z - z कोऑर्डिनेट बाई -2। अब इस पर स्थित किसी पॉइंट R का कोऑर्डिनेट हमको लिखना है। इसमें से प्रत्येक को कुछ मान लेते हैं म्यू, और दिस = म्यू से x कोऑर्डिनेट इतना, दिस = म्यू से y कोऑर्डिनेट इतना, दिस = म्यू से z कोऑर्डिनेट इतना। तो पॉइंट R का कोऑर्डिनेट हम इतना लिख सकते हैं। चूंकि यह R पॉइंट इस प्लेन में स्थित है, तो R पॉइंट के इस कोऑर्डिनेट को इस इक्वेशन में रख दिए। x के जगह पर x कोऑर्डिनेट, y के जगह पर y कोऑर्डिनेट, z के जगह पर यह z कोऑर्डिनेट रख दिए। सिंप्लीफाई करने के बाद म्यू का वैल्यू मिला 1। म्यू के इस वैल्यू को इसमें जब म्यू के जगह पर रख दिए तो R पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया इतना। तो इसको अब हम यहाँ पर लिख देते हैं कि R पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मिला है, 4, 0, 1। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का यह है फॉर्मूला।
ऑप्शन ए में कह रहा है लाइन सेगमेंट पी क्यू का लेंथ 9√3 होगा, सही है या गलत? पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट, यह फार्मूला अप्लाई कर दिए, जोड़ घटाव किए, 9√3 मिला, इसके बराबर मिला, यह ऑप्शन सही। बी में कह रहा है लाइन सेगमेंट क्यू आर का लेंथ, क्यू आर का लेंथ 15 होगा। क्यू आर यह फार्मूला अप्लाई करके निकाले, √234 मिल रहा, जो 15 के बराबर नहीं है, तो यह ऑप्शन गलत हुआ। लेकिन इस क्यू आर का जो लेंथ मिला है, इसको हम नोट कर लेते हैं। यहाँ क्यू आर का लेंथ हमको मिला है 234 √, इसको नोट कर लिए। ऑप्शन सी में कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर यह जो ट्रायंगल है इसका एरिया इतना है, यह बात सही है या गलत? पहले हम पी आर लाइन सेगमेंट पी आर का लेंथ निकालेंगे इस फार्मूला का यूज करते हुए यहाँ पर, तो मिला 3। अब इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 गुने बेस क्यू आर गुने हाइट पी आर। क्यू आर इतना मिला था, पहले ही नोट कर लिए थे, लिख लिए। पी आर अभी हम निकाले हैं 3, तो यह तो हो गया 3/2 टाइम्स √, जो कि इसके बराबर है, तो यह ऑप्शन हमारा सही हो गया। दो स्ट्रेट लाइन हो जिसका डायरेक्शन रेशियो A1B1C1 तथा A2B2C2 हो, और इस दोनों लाइन के बीच में एक एंगल एक्यूट बन रहा हो, एक एंगल ऑब्टूज बन रहा हो। यदि एक्यूट वाला एंगल को हम थीटा मान ले, तो कॉस थीटा इसके बराबर होता है A1A2 जोड़ B1B2 जोड़ C1C2 का मॉड, यहाँ मॉड लेना जरूरी है, √, इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर, फिर √, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ऑप्शन डी में कह रहा पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर के बीच का जो एक्यूट एंगल है, लाइन को आगे बढ़ाएंगे, लाइन को आगे बढ़ाएंगे ऐसे, तो 2 एंगल बनेगा, एक एंगल इधर और एक एंगल इधर। एक एंगल एक्यूट होगा, दूसरा ऑब्ट्यूज होगा। हम एक्यूट वाला एंगल को यदि थीटा मान लें, थीटा, और इस फार्मूला को अप्लाई करें, तो कॉस थीटा, अब इसमें तो डायरेक्शन रेशियो है, तो डायरेक्शन रेशियो इसका 1 - 1 1 और इसका 2 1 - 2 अप्लाई कर देते हैं। 1 गुने 2 जोड़ -1 गुने 1 यानी -1 गुने 1 प्लस 1 गुने -2 का मॉड बटे √1 का स्क्वायर जोड़ -1 का स्क्वायर भी प्लस 1 ही जोड़ 1 का स्क्वायर, फिर √, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यह मिला इतना, यानी कॉस थीटा मिला इतना। कॉस थीटा इतना, तो थीटा = कॉस इनवर्स 1/3√3, लेकिन इसमें दे रहा है 1/2√3, जबकि हमको आ रहा है 3√3, तो यह ऑप्शन सही नहीं है, गलत है। हो गया, सॉल्यूशन कंप्लीट।